हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। भाई साहब ललित कुमार। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। हम प्रीवियस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, oogenesis पढ़ चुके हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ ली, सेकेंडरी साइट की स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब हम उन दोनों का फ्यूजन करवाएंगे और फ्यूजन करवा क्या बताएंगे, जाइगोट का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। डिफाइन एज ए स्पर्म प्लस oocyte बराबर जाइगोट, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्पर्म एन होता है, oocyte एन होता है, सिंगल एन प्लस सिंगल एन बराबर 2n जाइगोट, ऐसे ही बोल सकते हैं। कुछ भी डेफिनेशन दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। सेक्स डिटर्मिनेशन डन बाय द वाई क्रोमोसोम, आप भी जानते हो फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स होता है और फीमेल मेल के अंदर एक्स वाई होता है। जो वाई होता है ना क्रोमोसोम, वही सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, जो कि सेक्स सेल होती है। ठीक है, अब आ जाता है कि ये कुछ दे रखा है डायमीटर। सेक्स डिटर्मिनेशन हम कब कर सकते हैं? एट द टाइम फर्टिलाइजेशन। अगर वाई क्रोमोसोम रिलीज हो रहा है और वो जाके एक्स से मिल रहा है तो मेल चाइल्ड होगा, और एक्स वहां से रिलीज हो रहा है, एक्स से मिला तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन, सेक्स का आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि उस टाइम पे जेनिटल ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एट द बर्थ, जब बेबी डिलीवर आउट होता है तो हम जेनिटल ऑर्गन का पता लगाते हैं विजुअल के द्वारा, आंखों के द्वारा देख के, तो पता लगता है लड़का है लड़की है। उस टाइम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर आते हैं एट द बर्थ। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर स्टिक्स एट द प्यूबर्टी, जब भी प्यूबर्टी आती है फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, वॉइस पतली होती है उनकी। ठीक है, और मेल्स के अंदर दाढ़ी मूछ खाना जो भी है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स एट द प्यूबर्टी दिखाई देते हैं। ये फर्टिलाइजेशन की सेक्स डिटर्मिनेशन थे कुछ। ठीक है, सेक्स के बारे में कैसे कैसे पता लग जाएंगे। डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के दौरान हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन 3 मंथ पे हो जाता है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर एट द बर्थ और सेकेंडरी कैरेक्टर एट द प्यूबर्टी। साइट, एम्पुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ड्यूरेशन 28 से 30 मिनट। ठीक है, 28 से 30 मिनट होती है फर्टिलाइजेशन की ड्यूरेशन। इसके अंदर ओनली फर्टिलाइजेशन डाइजेशन की ड्यूरेशन है, कि वो यहाँ से जाएगा और वो सेकेंडरी साइड से मिलेगा और जाइगोट बनाएगा। यहाँ तक की प्रोसेस है, ओनली मिलने तक की। तो इसमें वेजाइना में क्या होता है? 20 मिनट, स्पर्म 20 मिनट रहते हैं वेजाइना के अंदर और मिलियन की संख्या में होते हैं। ठीक है, अब यूट्रस में जाएंगे 3 मिनट रहेंगे और 1000 की संख्या में हो जाएंगे। अब भैया ऐसा क्यों है कि यूट्रस में 3 मिनट रुके और 1000 की संख्या में हो गए? क्योंकि जब हमारी वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है और सर्विक्स जो होता है म्यूकस का सीक्रेट करता है, और म्यूकस का जो फ्लो होता है ना, वो आउट ऑफ वेजाइना होता है। वो वेजाइना से बाहर भेजता है म्यूकस को और स्पर्म अंदर जाते हैं, तो एक तरीके से उनके बीच अवरोध पैदा हो जाता है, तो वो कुछ मर जाते हैं, ये एसिडिक पीएच के कारण मर जाते हैं। फिर आता है ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर 5 मिनट रहता है और 100 की संख्या में रह जाते हैं। मतलब 300 से 500 स्पर्म आपको मिलेंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जो कि वो सेकेंडरी साइड से अटैच होने के लिए होते हैं। उनमें से एक स्पर्म ओनली जो सेकेंडरी साइड की बाहर लेयर होती है कोरोनरी डेटा, उसको डैमेज करता है और अंदर चला जाता है और फर्टिलाइजेशन कर लेता है, उनसे मिल जाता है और जाइगोट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के अंदर एक प्रोसेस पढ़ेंगे, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि जो भी स्पर्म है वो कैसे कैसे मोटाइल होके वहां तक गए। ठीक है, तो देखो, इट इज ए रिजल्ट टू मोटिलिटी मोटिलिटी टू स्पर्म इन द मेल, स्पर्म रिमेन मोटाइल साइट इन एपिडिडाइम्स। ऐसा नहीं है कि अगर स्पर्म फीमेल के वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के आने के बाद ही मोटाइल होते हैं, वो फीमेल्स की बॉडी में भी मोटाइल रहते हैं। जो साइट होती है एपिडिडाइमिस जहाँ पे स्टोर रहते हैं, वहाँ पे बनते हैं, वहाँ भी ये मोटाइल रहते हैं। हाइपर मोटाइल ऑफ स्पर्म अकर इन द फीमेल जेनिटल। लेकिन ये बात है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और स्पर्म वेजाइनल ट्रैक में जाते हैं तो वो हाइपर मोटाइल हो जाते हैं, क्योंकि उनको बेटर एनवायरनमेंट मिल जाता है। एक तरीके से फीमेल के वेजाइना के अंदर हाइपर मोटिलिटी उनकी देखी गई है, या फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर हाइपर मोटाइल हो जाते हैं। और मैक्सिमम अगर कैपिटेशन की बात करें तो अकर इन द फेलोपियन ट्यूब, और मैक्सिमम जो उनकी मोटाइलिटी होगी वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगी, जहाँ तो पहुँचते पहुँचते 300 से 500 रह जाते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कैपेसिटेशन 2 to 6 आवर डू नॉट इंक्लूड इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है हमारी उस 28 से 30 मिनट की, बट ये जो ड्यूरेशन है फर्टिलाइजेशन का वो इसमें इंक्लूड नहीं है। कैपेसिटेशन का प्रोसेस इसमें इंक्लूड नहीं है कि कैसे कैसे मोटाइल होकर वहाँ तक पहुँचे या कैसे वहाँ फर्टिलाइजेशन हुई, इसमें इंक्लूड नहीं है। उनका ड्यूरेशन होता है फर्टिलाइजेशन का 28 to 30 मिनट, और जबकि कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है 2 to 6 आवर। ठीक है, अब आ जाते हैं वहां तक पहुंच गए,
फैलोपियन ट्यूब में सब कुछ पहुंच गए, वहां पे सेकेंडरी oocyte है और स्पर्म वहां पे पहुंच गए 300। अब वो कैसे मिलेंगे? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स पढ़ेंगे, हेडिंग हमारी फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के अंदर। इट इंक्लूड 4 स्टेप। पहली स्टेप है कैपिटसेशन, दूसरी स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन, कोर्टिकल रिएक्शन और फोर्थ स्टेप है जोना रिएक्शन। कैपिसिटेशन इज द कंप्लीट एट द लेवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के लेवल तक कैपिसिटेशन की प्रोसेस समाप्त हो जाती है, वहां जाके कैपिसिटेशन कंप्लीट हो जाता है। एक्रोसोमल रिएक्शन कोरोनरेटेड इज डिसॉल्व बाय द हाई एल यूरोनिडेज एंजाइम। हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी, स्पर्म के हेड पे एक कैप पाई जाती है और उस कैप के अंदर उसको बोलते हैं एक्रोसोमल कैप, और उस कैप के अंदर हाई एल यूरोनिडेज नामक एंजाइम भरा होता है जो एसिडिक पीएच का होता है। अब हमने सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर पढ़ी, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर 3 लेयर पाई जाती है, अंदर से बाहर की बात कर रहा हूँ, अंदर से बाहर की बात, वाइटलाइन लेयर, जोना पेलासुडा और कोना रेडिएटा। जब भी ये दोनों मिलते हैं तो जो उसके अंदर एक्रोसोमल कैप फूटती है और उसके अंदर से जो एंजाइम होता है हाई एल यूरोनिडेज वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद सेकेंडरी oocyte की जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटर उसको डैमेज कर देता है। इसमें यही बताया गया है कि एक्रोसोमल रिएक्शन कोरोना रेडिएटा इज डिसॉल्व बाय द हाई एल यूरोनिडेज। मतलब सेकेंडरी oocyte की कोरोना रेडिएटा लेयर डैमेज हो चुकी है, अब उसके अंदर 2 लेयर बची है, ठीक है। अराउंड 300 से 500 स्पर्म अटैच विद द जोना पेलासुडा। अब जोना पेलासुडा बची है तो उसके चारों तरफ 300 से 400 स्पर्म अटैच हो जाएंगे। और जोना इज द हाई सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कंटेन द फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज ZP3। जोना के अंदर एक स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं ZP3। जेड का मतलब ZP3 इसका नाम है, जोना पेलासुडा 3 प्रोटीन आ जाएगा। तो ये प्रोटीन क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेलेक्टिव करता है कि ये सेलेक्टिव करेगा, हाई सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, उन 300 से 500 स्पर्म में से एक को सिलेक्शन देगी, जो हाई मोटाइल होगा, अच्छा होगा, उसको ये सिलेक्शन देगी, ठीक है। ZP3 अलाउ द एंट्री ऑफ द सिंगल स्पर्म। अब ये खासियत है ZP3 की, ZP3 अलाउ ओनली सिंगल स्पर्म। ZP3 क्या करता है, सिंगल स्पर्म को अलाउ करता है, ना कि डबल को, ठीक है। वो एक अलग कंडीशन हो जाती है कि डबल को कर देगा तो पैथोलॉजिकल कंडीशन के आ जाएगा या फिर एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। बोथ हेड एंड टेल एंटर इनटू जोना, ठीक है। अब स्पर्म की हमारे 2 पार्ट पढ़ते हैं, बॉडी और टेल, ठीक है, हेड और टेल, ठीक है। अब क्या करता है कि जोना के अंदर तो क्या ZP3 प्रोटीन क्या करता है, अलाउ कर देता है हेड को और टेल को, दोनों ही आ जाओ भाई तुम अंदर। अब वो कहाँ चले जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब वाइटलाइन लेयर्स एंट्री ऑफ द स्पर्म। अब वाइटलाइन मेम्ब्रेन में एंट्री करेंगे, लेकिन वाइटलाइन मेम्ब्रेन क्या करती है, ओनली अलाउ करती है हेड एंड नेक को, जिसके अंदर प्रोन्यूक्लियस होता है, टेल बाहर रह जाती है। अब टेल नहीं घुसेगी, ठीक है। टेल को ओनली अलाउ करता है जोना पेलिसिडा जो होती है, वो टेल को अलाउ कर देती है, लेकिन वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर जब जैसे ही वाइटलाइन मेम्ब्रेन अटैच होगा वहाँ पे ओनली उसका हेड एंड नेक जाएगी, ना कि टेल जाएगी। आगे देख लो, ओनली मेल प्रोन्यूक्लियस हेड प्लस नेक एंटर इनटू वाइटलाइन, ठीक है। वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर ओनली मेल प्रोन्यूक्लियस मतलब हेड एंड नेक एंटर करेगा, उसकी टेल एंटर नहीं करेगी। आफ्टर द एंट्री ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। हम जब भी oogenesis पढ़ते हैं, ठीक है, oogenesis के अंदर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे या फिर सॉरी, अगर हम लास्ट में बात करते हैं कि जब मियोसिस सेकंड कब होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte वगैरह में मियोसिस सेकंड कब होता है, तो उसकी एक शर्त होती है कि अगर स्पर्म अवेलेबल हो तो ही मियोसिस सेकंड होता है, वरना सेकेंडरी oocyte बनता है और सेकेंडरी oocyte डैमेज हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो एट द टाइम ऑफ MC साइकिल, ठीक है। तो आफ्टर एंट्री ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मियोसिस सेकंड होगा और सेकेंडरी साइड से जाके स्पर्म मिलेगा और मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जाइगोट क्या हो जाएगी, 2n सेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि n स्पर्म था और 2n सेल हो जाएगी जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट इज द मैच्योर सेल होती है विच रिलीज द केमिकल इन द पेरीफेरी नोन एज कोर्टिकल रिएक्शन। हम 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं ऊपर, कैपेसिटेशन की प्रोसेस पढ़ चुके हैं और एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब आता है कोर्टिकल रिएक्शन क्या होती है। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट मैंने बताया कि मैच्योर सेल होती है, मतलब 2n होती है। अब जाइगोट क्या करेगा, अब खुद के अराउंड एक केमिकल सीक्रेट करेगा,
पेरिफेरी केमिकल सीक्रेट पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या करती है, दीज केमिकल्स डेवलप मोर स्ट्रेंथ टू जोना विच इनहिबिट द पॉलीस्पर्मी नोन एज जोना रिएक्शन। अब ये क्या करती है, ये जो केमिकल होता है जोना पेलिसुडा रिएक्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको इतना मजबूत बना देता है कि जो बाहर स्पर्म चिपके हुए हैं उसके 300 से 400 उनमें से एक की तो एंट्री हो गई है, लेकिन बाहर भी अभी भी तो स्पर्म है। तो जोना क्या करती है, जब जाइगोट केमिकल सीक्रेट करता है तो जोना जोना लेयर क्या हो जाती है, एक मजबूत हो जाती है और पॉलीस्पर्मी को रोकती है। मतलब सिंगल स्पर्म को एंट्री देती है, पॉलीस्पर्म को एंट्री नहीं देती, मतलब पॉलीस्पर्मी को रोक देती है। नोन एज जोना रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, जोना रिएक्शन। अब देखो, जो हमारा जाइगोट बना था सेकेंडरी oocyte और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बना था, तो इट इज ए फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द प्रेगनेंसी। जाइगोट इज ए सिंगल सेल कवर बाय द 2 लेयर्स एंड कंटेन 3 पोलर बॉडी। 2 लेयर हो गई क्योंकि हमारी एक लेयर तो डैमेज हो चुकी थी। कौन सी लेयर डैमेज हो चुकी थी, कोरोना रेडिएटर डैमेज हो चुकी थी हाई एल इम्यूनिटीज के कारण। अब 2 लेयर बचती है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा। ठीक है, और 3 पोलर बॉडी। अब 3 पोलर बॉडी कैसे आई, तो मैंने आपको पहले oogenesis की प्रोसेस में बताया था कि मियोसिस फर्स्ट तो होता है एलएच की प्रेजेंट में, जब 14 साइकिल आती है फीमेल्स की 14वां दिन आएगा और 14वां दिन भैया ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन की प्रायोरिटी इसको देते हैं एलएच हार्मोन को। जब भी एलएच हार्मोन आया फॉलिकल बिल्कुल रेडी थे, फॉलिकल की मैच्योरिटी हुई 14वें दिन। 14वें दिन हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। ठीक है, अगर उस टाइम फीमेल के वेजाइना के अंदर स्पर्म अवेलेबल है तो हमारा मियोसिस सेकंड हो जाएगा, और मियोसिस सेकंड होते ही हमारा जाइगोट बन जाएगा। मियोसिस सेकंड ये एक अपने हाथ में होता है कि अगर फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेगी स्पर्म अवेलेबल होंगे और मियोसिस सेकंड हो जाएगा, और मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के साथ 3 पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte अगर है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसके साथ ओनली 1 पोलर बॉडी आती है, तो हमारी एक पोलर बॉडी अनफर्टिलाइजेशन कंडीशन को बताती है। जबकि अगर 3 पोलर बॉडी जाइगोट के पास प्रेजेंट है या फिर उस ओम के पास प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है तब 3 पोलर बॉडी आती है। दैट्स क्लियर, आई होप आपको समझ आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 3 पोलर बॉडी कैसे आती है, आप देख लीजिए। देखो, हमारा प्राइमरी oocyte बनता है, मान लो oogenesis के प्रोसेस में प्राइमरी oocyte बनता है, ये प्यूबर्टी के टाइम में। अब हम मियोसिस फर्स्ट करवाएंगे। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट करवाएंगे एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में 14वें दिन। साइकिल का जब 14वां दिन आएगा ओव्यूलेशन होगा तो एलएच आएगा, और एलएच क्या करता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है और पोलर बॉडी बनाता है फर्स्ट, जो संख्या में 1 होती है। अगर मियोसिस सेकंड होता है इस पर अवेलेबल होते हैं, मतलब फीमेल्स के अंदर अगर ओव्यूलेशन हुआ वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म मतलब इस पर अवेलेबल है, तो सेकेंड oocyte में डिवीजन होगा तो जाइगोट बन जाएगा और 3 पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पोलर बॉडी में डिवीजन होगा 3 पोलर बॉडी बन जाएगी। तो 3 पोलर बॉडी हमारी क्या दर्शा रही है, एक फर्टिलाइजेशन कंडीशन को दर्शा रही है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मतलब आपका जाइगोट बन चुका है। दैट्स क्लियर। आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में होता है क्या है कि स्पर्म और oocyte मिल जाते हैं, 4 इसके अंदर स्टेप होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन, कैपेसिटेशन, कोर्टिकल रिएक्शन, जोना रिएक्शन। कैपेसिटेशन हो जाता है, आप जानते हो मूवमेंट को बोलते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल कैप फूटती है, हाई एलिनोइड्स बाहर निकलता है, कोरोना रेडिएटा को डैमेज कर देता है। 300 से 400 स्पर्म जोना पेलिसुडा के चारों तरफ लिपट जाते हैं। जोना पेलिसुडा निकालती है ZV3 हार्मोन, और ZV3 हार्मोन क्या करता है, सॉरी एंजाइम होता है जो क्या करता है, एक स्पर्म को अलाउ करता है हेड एंड टेल के साथ। ठीक है, फिर हमारी वाइट लाइन मेम्ब्रेन आती है, तो वाइट लाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, और भी हाई सेलेक्टिव होती है, वो ओनली में स्पर्म के हेड एंड नेक मतलब प्रोन्यूक्लियस को ही एंट्री देती है, टेल को बाहर छोड़ देती है। जब भी मेल का प्रोन्यूक्लियस अंदर वाइट लाइन मेम्ब्रेन के चले जाएगा तो वहाँ पर बिल्कुल सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा, उससे फ्यूज होगा और 2N जाइगोट बना लेगा। जाइगोट एक मैच्योर सेल होती है जो क्या करती है, स्पेसिफिक केमिकल का सीक्रेशन करती है, उसको बोलते हैं हमारी कोर्टिकल रिएक्शन। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, जोना पेलिसुडा जो लेयर होती है बाहरी लेयर, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं, उसको बोलते हैं हम जोना रिएक्शन। ठीक है, जाइगोट के अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, वाइट लाइन और जोना जोना पेलिसुडा, और उसके अंदर 3 पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।